सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए इनको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको सारे के सारे विषयों की पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, राजन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। आपको पता ही है कब इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो आप अब इलाहाबाद की जगह पर क्या लिखेंगे? आंसर में प्रयागराज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ? तो ये भी प्रयागराज में ही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण की आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। दोस्तों, आगमन का मतलब होता है कि व्यक्ति उदाहरण से नियम की ओर जाता है, यानी कि वह खुद से एग्जाम्पल्स बनाता है और फिर उन्हीं के द्वारा क्या करता है, वह नियम बनाता है, यानी कि इसे हम खोज विधि भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान है। पहला है पूर्व तैयारी या उद्देश्य निर्धारण सहायक सामग्री, फिर है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण करना, सूचीकरण करना, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और प्रयोग करना। दोस्तों, दक्षता आधारित शिक्षण कुछ अलग नहीं है, बल्कि बच्चों को क्या करना होता है, इसमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना होता है। व्यवस्थित तरीके से जो विषय वस्तु है उसको प्रेजेंट करना होता है बच्चों के सामने और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बच्चों को पढ़ाना होता है। उनको अभ्यास कार्य देना होता है और जो अभ्यास कार्य में उन्होंने जो गलतियां की हैं उनको उन्हें सही कराना होता है। यही होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन, यानी कि बच्चे ने पूर्व में कितना सीखा है, उसकी पूर्व तैयारी कितनी है, पिछली कक्षा में वह क्या सीख के आया है और उसको अब क्या सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में है, रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। रटने की अपेक्षा सिखाने पर बल दिया जाता है। सीखने को आनंदमयी बनाया जाता है। बिल्कुल बच्चों को क्लास में बोर नहीं लगता है, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना। बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ह्रास एवं अवरोध की समस्या को रोका जाता है। ह्रास और अवरोधन की समस्या को, यानी कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन्हें फिर से विद्यालय में लाने की तैयारी की जाती है या फिर वो विद्यालय में उन्हें उनके पेरेंट्स को समझा करके टीचर्स वापस विद्यालय में बच्चों को लाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का पूर्ण रूप से विकास करना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का होता है, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन। फिर है उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। इसके अलावा इन दोनों पुनर्बलनों के भी 2 रूप होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो सहभागी शिक्षण में देखिए क्या होता है, शिक्षा के नीरस वातावरण को दूर करके उसे आनंदमयी बनाया जाता है और छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सहभागी शिक्षण का मतलब होता है कि जो शिक्षक है उनका पूरी तरीके से बच्चे भी सहयोग करते हैं शिक्षण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षण में जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसका क्या मतलब है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का सिंपल सा आंसर है, छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि बच्चे खुद भी करके सीखें। हर चीज शिक्षक ही नहीं बताएंगे। शिक्षक का काम है सिर्फ एक बार क्लास में आकर के बताना, फिर बच्चों का काम है कि उस पर अभ्यास करना, स्वयं करके सीखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को
उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षा के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। जैसे कि श्याम पट्ट कौशल हुआ, प्रस्तावना कौशल हुआ, इस पर हम बहुत ही थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और थोड़े बच्चों के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में कैसे पढ़ाना है। खासकर जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा कि इस समय यह शिक्षण आप माइक्रो टीचिंग करते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। या पुनर्बलन का इस तरीके से भी आप अगर क्लास में किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है या कोई सवाल लगा के दिखा दिया या कुछ आपने पूछा उसको बता दिया उसने, तो आप उसको शाबाशी दोगे, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, इस तरीके से जो शब्द आप बोलते हो ये उसके लिए पुनर्बलन का काम करते हैं और इसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, यानी कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए। फिर है शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए, यानी कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को आपको एक बराबर ही देखना है और एक बराबर तरीके से ही पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो बालक के ज्ञान, बोध या अधिग्रहण से संबंध होता है, यानी कि बच्चा उसके पास ज्ञान कितना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब यही होता है ना कि बच्चे को अगर हिंदी, इंग्लिश, साइंस सारे विषय पढ़ाया गया, मैथ पढ़ाया गया, तो उस बच्चे को नॉलेज कितनी है और जितना आपने पढ़ाया है क्या उतना बच्चा अच्छे से समझ पाया है, वह उसको ग्रहण कर पाया है, यही होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान एवं सही अर्थों में समझने तथा प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, व्यक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो व्यक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ हैं, ज्ञान प्राप्ति और दूसरा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह भी क्या है, शिक्षण सूत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। जो चीजें हमें पता है पहले से, उन्हीं को आधार बना करके जो हमको नहीं पता है उसका पता लगा लेते हैं। तो यह होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र और यह मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों? तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग, प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। तो विज्ञान विषय में प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सारे विज्ञान में हम प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अन्वेषण विधि को एक खोज विधि कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। तो ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांटेसरी पद्धति क्या है? तो मारिया मांटेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। दोस्तों, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत सारी चीजें बताई हैं और यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहा है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा का नाम दे दिया बेसिक शिक्षा को। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा को किसने कहा, तो आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प की शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना होता है, जैसे कि हैंडक्राफ्ट के माध्यम से, जैसे कि जो पेपर्स होते हैं उनसे बना करके कुछ बना करके क्रिएटिव चीजें इंसान रोजगार तलाश सकता है उन चीजों में। इस तरीके की चीजें जो हम स्कूल में सिखा सकते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। और जैसे कि बच्चे मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं या इस तरीके की चीजें जो क्रिएटिव भी हो, जिनको बच्चे करने में, जिनको उन्हें अच्छा भी लगे। और ऐसी चीजें जैसे कि बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि बांस से बनाई जाती हैं, या ऐसी चीजें
जो देखने में बहुत ही क्रिएटिव हो। तो ये सब चीजें अगर स्कूल में बच्चों को सिखाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो आगे चल करके उसमें अपने जीविकोपार्जन का साधन भी उसे बना सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चों को आप व्याख्या दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, तो बीच बीच में आपको एग्जाम्पल बताने चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो बच्चे बोर होने लगेंगे। आप देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 भी है, वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो आप अगर पॉइंट नंबर 2 आपने बताया तो पॉइंट नंबर 3 अगर आप बता रहे हो तो पॉइंट नंबर 2 की बातें उसमें हो ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, उसे सहभागी शिक्षण कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया भी है कि सहभागी शिक्षण में जो शिक्षक है उन्हें छात्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है और इस तरीके से बच्चों को ये हमेशा रहता है कि हाँ सर या मैम है हमारे साथ जो हमारी मदद करेंगे पढ़ाई में। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा शिक्षण पद्धति होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है उसे हम बहुउद्देशीय सामग्री कहते हैं। जैसे कि ग्राफ हुआ, मानचित्र हुआ, चार्ट पेपर हुआ। चार्ट पेपर में हम बच्चों से साइंस की चीजें भी बनवा सकते हैं, हिंदी के अपोजिट वर्ड्स लिखवा सकते हैं, फलों के नाम, फूलों के नाम, मतलब एक ही चार्ट है लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसका अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान इस तरीके से हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व क्या? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा कक्षा में एकाग्रता बनी रहती है। टीचर ने कहा है कि कहानी को पूरा ध्यान से सुनना और जब कहानी पूरी होगी तो मैं बीच में से किसी को भी खड़ा करके क्वेश्चन पूछूंगा तो या प्रश्न पूछूंगा। तो इस तरीके से सारे बच्चे उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और जब टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी बच्चे उसका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरीके से कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षण रोचक हो जाता है क्योंकि गतिविधि में हम बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं। इसके अलावा छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? तो इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। बार बार मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेड़ का ही होता है। किसी भी बच्चे को अगर किसी पेड़ के बारे में, उसके फल के बारे में जानकारी देनी है, उसके फूलों के बारे में जानकारी देनी है, तो आप पहले बच्चे को पूरे का पूरा पेड़ दिखा दोगे। जब आपने बच्चे को पूरा पेड़ दिखा दिया तो बच्चा जब पूरा पेड़ देख लेगा तो उसे पता हो जाएगा जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्तियां कहाँ है, बच्चे को सबके बारे में जानकारी, फल कहाँ है, तो ये सारी बातें बच्चा जान जाएगा। इसी प्रकार अगर बच्चे को बॉडी पार्ट के बारे में बताना है तो पहले पूरे शरीर, एक बॉडी को दिखाएंगे और उस बॉडी के अलग अलग हाथ कहाँ है, पैर कहाँ, आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, तो इस तरीके से बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर यही होता है, यही शिक्षण सूत्र है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। कभी भी अगर एक टीचर हो आप, अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो एग्जाम के लिए बच्चों के, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए जो भी प्रश्न आप पूछो वो सरल भी हो और स्पष्ट भी हो ताकि बच्चे आसानी से उसका आंसर दे पाए। फिर है प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य होता है? तो पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे ने सवाल हल करके दिखा दिया, इसके अलावा किसी बच्चे ने आपके प्रश्न का, जो आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है फिर भी एक बच्चे ने आप प्रश्न का उत्तर दिया, तो इससे क्या करोगे आप उस बच्चे को शाबाश, बहुत अच्छा बोलोगे, उसे मोटिवेट करोगे ताकि वो बार बार उस अनुक्रिया को दोहराए, यानी कि वो और अच्छा करे अपने सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से जिसे हम पुरस्कार भी कहते हैं, पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों के अंदर और उनके अंदर और प्रेरणा है और अच्छा करने के लिए अगली कक्षा में। तो इस तरीके से जो पुनर्बलन होता है उसमें यही होता है कि जो बच्चा काम कर रहा है वो उसको बार बार रिपीट करेगा। अगर उसे आपने सकारात्मक पुनर्बलन दे दिया है तो वह बार बार उसको करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है,
शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता? तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का मतलब है कि बच्चों को कुछ प्रयोग करके आप दिखा रहे हो। जब आप विज्ञान में प्रयोग करके दिखाओगे तभी बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तभी वो अपने विषय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल्स हो विद्यालयों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? तो दोस्तों खाली देखने के लिए बहुत कठिन शब्द है बहुत आसान। देखिए, इस शब्द की संरचना में 3 शब्द होते हैं, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो अपेक्षित अधिगम से तात्पर्य ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, स्तर का आशय होता है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। जैसे कि अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब है कि कक्षा 1 का बच्चा है, अगर वह 1 से 10 तक गिनती जानता है तो यह उसके कक्षा 1 का अपेक्षित अधिगम स्तर है। यानी कि अगर आपने ये बना दिया कि इतना तो कम से कम कक्षा 1 के बच्चे को आना ही चाहिए, A to Z उसको आना ही चाहिए इंग्लिश में, ये आपने एक मानक बना दिया कि कक्षा 1 के बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे को कम से कम 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए, 1 से 10 तक पढ़ना आना चाहिए, कम से कम इतना आना ही चाहिए। इतना तो बच्चा हर हाल में इतने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो यही होता है अपेक्षित अधिगम स्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बिना लागत के प्राप्त सामग्री और विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना या समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको हम बच्चों को आसानी से नहीं समझा पाते हैं। यानी कि जो वस्तुएं बच्चों को दिखाई दे रही है क्लास में, सबसे पहले हम उसके बारे में बच्चों से बात करेंगे, फिर जो नहीं दिखाई दे रही है फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। यही होता है मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है यह समझना। एक बार निदानात्मक शिक्षण आप समझ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निदान करते हैं। निदान जैसे कि निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर क्लास में 30 बच्चे, उसमें से कौन सा बच्चा है जो किस विषय में, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा आपके पास आया तो आप उसके सारे विषयों का टेस्ट लोगे, तो टेस्ट के माध्यम से तो आप जान पाओगे वो इंग्लिश में कमजोर है कि वो मैथ में कमजोर है, वो बच्चा किस में कमजोर है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पहले क्या करता है, आपके पास अगर आप बीमार हो तो वो टेस्ट लिखता है। जब वो टेस्ट देखता है तो टेस्ट वो किस लिए कराता है कि आपको क्या समस्या है। वैसे ही जब आप बच्चे का टेस्ट लेते हो तो आपको समझ में आता है कि बच्चा वाकई में किस विषय में कमजोर है। तो बच्चा किस विषय में कमजोर है, बस अगर आपने इतना पता लगा लिया, मैथ में कमजोर है कि इंग्लिश में कमजोर है, तो आपने क्या कर दिया, निदान कर दिया। यहाँ पर भी टेस्ट में आप रिपोर्ट में आ जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो रिपोर्ट क्या है, निदान है। फिर उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास लेकर के आते हो उस रिपोर्ट को, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको उसको देख करके, रिपोर्ट को देख करके दवा देता है। वैसे ही जब आप ये जान गए कि बच्चा इंग्लिश में कमजोर है कि गणित में कमजोर है, तब आप उस गणित की कमजोरी को क्या करते हो, दूर करते हो, उसको सवालों को समझाते हो, उसको पहाड़े याद करवाते हो, गिनतियां याद करवाते हो। तो इस तरीके से आप उसकी कमी का क्या कर रहे हैं, उसकी जो कमी है उसका आप उपचार कर रहे हैं। तो उपचार कैसे कर रहे हैं, उसे अभ्यास करा करके, समझा करके, और यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको जिस भी चीज में कमी है, जो भी दिक्कत है, आप उसको दवा के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से निदान और उपचार में आपको समझ में आ गया, कमजोरी का पता लगाना निदान, और उस कमजोरी को दूर करना उपचार। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना,
और छात्रों में सृजनात्मकता या सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। आप देखिए ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख करिए। तो किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये खेल पर आधारित है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व शिक्षण मूल्यांकन हेतु और नवीन ज्ञान का संबंधीकरण करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 3 पॉइंट और हैं। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है इसको लेकर के देखिए। जिज्ञासा हेतु, बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, वो हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। इसके अलावा पाठ विस्तार हेतु और रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु। और इसीलिए आप देखते हो कोई भी कहानी होती है, कोई भी लेसन होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं हम, उसके बाद उसके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं अभ्यास कार्य के लिए कि आपने कितना सीखा। तो ये क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि आपने वाकई में कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? तो छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 44 है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। और शाब्दिक में भी मौखिक और लिखित होता है, और अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, शिक्षण को परिभाषित करिए। तो BF स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। और ये स्किनर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख करिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप बिल्कुल निष्क्रिय हो, आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, तो अगर आप क्रियाशील नहीं रहोगे, आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे क्लास में, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे शिक्षक आपको क्या पढ़ा रहा है। रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। तो शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा है, पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है और शिक्षण प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कोल्डवेल कुक हैं। उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो इसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या अंतर होता है। जब समस्या का पता लगाते हैं बच्चे के किस विषय में कमजोरी है, कमजोरी का पता लगाना निदान होता है, और उस कमजोरी को दूर करना अभ्यास के माध्यम से, बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पढ़ा करके जब उसकी कमजोरी को दूर करते हैं, विषयगत कमजोरी को, तो वह होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख करिए। तो पहला है, प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से हम जोड़ते हैं। फिर है, प्रकरण को छात्र द्वारा ही हम निकलवाते हैं। और अगर आपने माइक्रो टीचिंग कर ली है अब तक तो ये आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है, यह क्यों है? तो काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पहला है, अच्छी वस्तुओं का उपयोग करना। दूसरा है, उचित स्थान का उपयोग करना। यानी कि क्योंकि आप देखते हो स्कूलों में कभी कभी जो दीवार होती है उसमें सीलन लग जाती है। अगर सीलन की जगह पर आपने
जो आपने शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों को समझाने के लिए बनाई है, उदाहरण देने के लिए बताई है, वो खराब हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखना है कि जो सही जगह पर रखें हम उनको, जहां पर उचित रूप से नमी ना आती हो, बिल्कुल सही हो वह जगह। इसके अलावा वहां पर कीड़े ना लगते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई, इसके अलावा पृथक कक्ष होना चाहिए स्कूल में इसके लिए, जो कि मैक्सिमम स्कूलों में नहीं है क्योंकि सुविधा ही नहीं है अभी तक। इसके अलावा मरम्मत, आच्छादन और प्रयोग में सावधानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो पहला है स्केल और दूसरा है चांदा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, जो पढ़ाई में पीछे हो गए हैं किसी कारणवश, सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से या किसी भी रीजन से जो बच्चे पिछड़ गए हैं, उनको फिर से हम क्या करते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है। तो कहानी कथन एक ऐसी प्रविधि है जिसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है, और सबसे अधिक प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों का ही प्रयोग करते हैं शिक्षक बच्चों को चीजों को समझाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। चैनल से बने रहिए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। बस चैनल से बने रहिए और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के ऐसे ही आते रहेंगे। हर विषय के राजन सीरीज को, पवन सीरीज को आप देख सकते हैं। संस्कृत विषय के सारे अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको हमने करवा दिया। 2015 से लेकर के आप सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का एक घंटे की क्लास मैंने बनाई है जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया है। वो वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इस विषय में या फर्स्ट पेपर में, तो आपका बाल विकास और शिक्षण दोनों कवर हो जाएगा सिर्फ एक घंटे की उन वीडियोस को देख करके। उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। जय